नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की लोकप्रिय कहानी दुल्हन। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक अवध क्षेत्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही सजीव शब्द चित्र खींचा है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पसीने से नहाए हुए वह जेठ के तपते सन्नाटे को दरवाजे पर छोड़ देहरी लांघने को ही हुआ कि एकाएक ठिठक गया। किसी के तीखे तीखे स्वर करेरे करेरे से खींच रहे सुनाई दिए। लगा कि भीतर मथती उमथाहट कलेजे समेत बाहर आ जाना चाहती है, लेकिन मुंह तक आते आते पनियाती पलट पड़ती है। कौन हो सकता है? अनी ही होगी शायद। सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते समय उसने भूमिका बांधी थी। लो भुगतो, 8-10 दिन ऊपर हो रहे हैं। अविश्वास से भरकर उसने अनी की ओर देखा था। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, यकीन करो। कैसे? कहीं तारीख तो गड़बड़ नहीं कर रही? गड़बड़ कैसी? साफ तो है। 14 को होली जली थी, 15 को रंग चला। उसी रात की बात तो है, याद करो। 15 से 15 महीना हो गया कि नहीं? आज 28 है। फिर मुझे तो हर बार 5 दिन पहले ही। हम तो पूरी सावधानी बरतते हैं। वह परेशान हो गया। फालतू बात मत करो, सब्र था। कितना मना किया, पर माने। अपने आप को बड़ा पहुंचा हुआ जानकार समझते हो। कुछ नहीं होगा, ये दिन बड़े सुरक्षित होते हैं। अब अरे नहीं, सब ठीक होगा। उसे आश्वस्त करने के बहाने उसने स्वयं आश्वस्त होना चाहा। कुछ रोज और रास्ता देख लो, सोच लेना। कोई बात है ही तो देरी करना उचित नहीं होगा ना। कॉलेज से लौटकर बात करता हूँ, कहते हुए वह तत्परता से सीढ़ियाँ उतर गया था। उसका अनुमान सही निकला। वह नहान घर की ओर बढ़ा। कराहता हुआ स्वर स्पष्ट होने लगा। तबीयत बेहद बिगड़ी हुई है और पूरा घर है कि चियाया हुआ पड़ा है। ठंडा कोना ढूंढ ढांड कर सब आराम से लंबी ताने सो रहे होंगे। आवाज कानों में पड़ी भी होगी तो उन्हें क्या मतलब। किसी को किसी की फिक्र नहीं है इस घर में। अम्मा को तो बहुओं से वैसे भी लगाव नहीं दिखता। बस रात दिन आजी की सेवा शुश्रूषा में जुटी रहती हैं। जब से आजी का हगना मूतना खटिया पर चल रहा है, वे अन्य दायित्वों से निर्लिप्त हो गई हैं। नहान घर के निकट पहुंचकर वह अनी को लगभग पुकारने ही वाला हुआ कि देर तक अम्मा को नहान पर बैठी देख सकते में आ गया। अम्मा की डिगहाई धोती का पल्ला नहान घर की उघड़ी हुई फर्श पर सिमटे जमे पानी में बेतरह लिथड़ रहा था। हमेशा घूंघट में छिपे रहने वाले उनके अंगुल भर खिचड़ी बाल रिबन बंधी चुटिया में गर्दन के नीचे झुकने और फिर उठने की प्रक्रिया में उठ बैठ रहे थे। बेहाल सी वे थूह थूह करती हुई मुंह की पनियाहट थूक रही थी। उसे जैसे बिजली का तार छू गया। वह एकदम से पलटा। दिमाग में द्वंद्व की हाथापाई होने लगी। कहीं दूसरा ख्याल पुख्ता ही नहीं हुआ। हो सकता है अम्मा गर्मी खा गई हों या खाने पीने में गड़बड़ हो गई हो। हैजा भी तो बुरी तरह फैला हुआ है आजकल इस इलाके में। अम्मा का 2.5 साल पुराना स्वरूप उसकी आंखों के आगे नाचने लगा। शन्नों का अस्तित्व समेटे उनका पेट डबल रोटी सा फूल आया था। उसे अम्मा चलती हुई नहीं, लुढ़कती हुई महसूस होती। उन ठमके कदमों ने उनकी बेडौलियत की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। उन पर जब जब निगाह पड़ती वह शर्म और संकोच से सिकुड़ने लगती। सामने पड़ जाती तो उसकी पूरी कोशिश होती कि वह कन्नी काट कर निकल जाए। वे रोक ही लेती और कुछ कहने को होती तो वह हूँ हाँ करने में भी अजीब दिक्कत महसूस करता। दृष्टि कभी अलगनी पर फैले फड़फड़ाते कपड़ों पर झूलने लगती या खमसारों के प्लास्टर झरे गोल खंभों से लिपट जाती। उन दोनों के मध्य मौजूदा हालत को लेकर तनाव की शुरुआत खुल्लम खुल्ला अभिव्यक्ति का वह पहला दिन था, जब पहली मर्तबा उसने अपना विरोध अम्मा पर यूं जाहिर किया
कि तनख्वाह मिलते ही घर के हिस्से की किस्त उसने अनी के हाथों उनके पास भिजवाई। क्रुद्ध अम्मा ने नोट उठाकर अनी के मुंह पर दे मारे। घबराई हुई अनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने दिए मैंने आपको लाकर दे दिए, मैं बीच में कहाँ से आती हूँ। ऊपर बैठे हैं, चलकर बात कर लीजिए, न लेने हो तो उन्हें ही रुपए लौटा दीजिए। लेकिन अम्मा ने उसकी एक न सुनी। चीख चीख कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया है। जूते लगाने भर की कसर रह गई है, सो वह भी छाती जुड़ा ले आकर। अम्मा के व्यवहार से आहत अनी आवेश में कांपती हुई कमरे में घुसी और पलंग पर ढेर हो गई। फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारा प्रकरण सुन लिया था। बेवजह ही अनी प्रताड़ित हुई थी। मनाने के लिए आगे बढ़ा तो वह तमक कर हाथ झटकते हुए बोली, छूने की कोशिश की तो अटारी के नीचे कूद जाऊंगी। माँ बेटे के नाटक से मुझे क्या सरोकार। जो कुछ कहना सुनना है खुद हिम्मत क्यों नहीं करते, मेरी फजीहत क्यों करवाते हो। आगे से मुझे बीच में धकेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर देखा, अनी कोहनी से आंखें ढांपे चित्त सो रही थी। दाहिनी बांह से सन्नों को बगल में सिमटाए हुए, बंदरिया के बच्चे से चिपटी पड़ी अबोध सन्नी की शमीज का घेरा और घुंघरारे बालों के बेतरतीब छल्ले टेबल फैन की तपती तेज हवा में फरफरा रहे थे। गहरे कत्थई रंग की झालर वाली कच्छी कमर से कुछ नीचे खिसकी हुई उसके गोल मटोल वजूद को मासूमियत से सराबोर कर रही थी। जमुना पारिन बड़ी भाभी जब तब ठिठोली करती हैं, कुछ भी कहो लाला, यह पेटपोछन हूबहू गई तुम पे ही है। पुतलियों का भूरा रंग तक नहीं छोड़ा। कई बार मन हो आया कि सोती हुई शन्नों की पलकें उठा पुतलियों का रंग देखे। क्या वाकई उसकी पुतलियां भूरी हैं, हूबहू उसी सी। एक किलकती ललक दुराग्रह को पीछे धकेल विद्रोह में सिर उठा लेती कि उसकी रिबन बंधी नन्ही नन्ही चुटियों को पकड़कर झचकोर दे, गालों पर हौले से चुटकी भर ले, नन्ही हथेलियों पर चिर्रो मिर्रो उंगली से खेलते हुए कांख में गुदगुदा दे, रक्तिम कानों की लबों को होठों में भरकर चूम ले। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक शन्नो शून्य में परिवर्तित हो जाती और उसकी लालसा को सहसा अम्मा का डबल रोटी सा फूला पेट ढक लेता। शन्नो की ओर बढ़े हुए हाथ उसे छूने से पहले ही ठिठक जाते। एक अवश्य तिलमिलाहट उस पर भारी होने लगती और क्षुब्ध हो वह अपने ऊपर सैकड़ों राक्षसी अट्टहासों का उपहास अचानक भसक रही छत सा भरभराया हुआ महसूस करता। उसे लगता कि कभी आवेशवश हाथ सन्नों की ओर बढ़ ही गए तो उंगलियों में नन्हे देह की दुधाई सुगंध नहीं, एक जहरीली लिसलिसाहट चिपक जाएगी जो धीरे धीरे उसकी पूरी देह को कुकर खाज से भर देगी। 6 भाई बहनों में वह सबसे छोटा था, अब नहीं रहा। शन्नो ने उसे इस एकाधिकार से वंचित कर दिया। उसे अच्छी तरह याद है, वह 8 साल का रहा होगा जब काकी को पुष्पा हुई थी। बचपन की धुन्नू सौर के मुहारे खड़े खड़े वह उस गोल मटोल गुड़िया को 4-5 रोज अक्सर गौर से लगातार देखता रहा था और उसे गोद में खिलाने को व्यग्र हो उठा था। सभी ने उसे डरा धमका रखा था कि ना तो वह सौर के भीतर ही घुसे और ना ही बच्चे को छुए। किंतु एक दोपहर जब सभी अपने अपने ठौर ठिकाने पड़े सुस्ता रहे थे और धुन्नू को बगल में लिटाए काकी भी झपकियां भर रही थीं, वह पट्ट से सौर में घुस गया और बंदर की भांति धुन्नू को गोद में उठा दुछत्ती में जा छुपा। धुन्नू ना रोती तो वह बड़ी देर तक उसकी चुम्मियाँ लेता रहता और उसके छोटे छोटे रुई के फाहों से नरम गुलाबी पैरों को अपने गालों से रगड़ता रहता। पकड़े जाने पर बड़ी बुआ ने धुन्नू को उसकी गोद से छीन उसकी हिमाकत पर बेरहमी से तड़ातड़ गाल चटका दिए थे। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे छुड़ा लिया था। बड़ी देर तक वह उनसे लिपटा हिचकियां भरता रहा। उसकी समझ में न आया कि यह कौन सी रीत है कि एक बच्चा सामने लेटा हुआ है और उसे छुआ नहीं जा सकता, खिलाया नहीं जा सकता। उसने अम्मा से सवाल किया था,
काकी बचिया कहाँ से लाई? बाजार से खरीद कर। तो तुम भी मुझे एक धुन्नू खरीद दो। मैं काकी की धुन्नू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने रोष से भर कर कहा। ठीक है, ला दूंगी, जरा पैसे जोड़ लूं, खूब लगते हैं, अम्मा ने उसे बहलाया। मगर कुछ ही दिनों बाद वह अपनी जिद भूलकर मस्त हो गया। फिर धुन्नू सौर से बाहर आ गई और उसे न छूने की सारी वर्जनाएं टूट गईं। वर्षों बाद जब नितांत अपनी धुन्नू की कामना का बाल सुलभ हट वास्तविकता में अंकुरित होने लगा, तो इस उम्र में छोटी बहन पाने की कल्पना मात्र से वह लज्जित हो उठा। सबसे बड़ी जिज्जी 4 बच्चों की माँ थी, जो अपनी बड़ी बेटी रंजना के 4 साल पहले हाथ पीले कर चुकी थी। रंजना से छोटे उमेश की शादी उसी साल हुई जिस साल उसका तिलक चढ़ा। तभी जिज्जी उसके ब्याह में नहीं आ पाई। बड़े और मझले भैया के बच्चे कॉलेज जाने लगे। भतीजियां गीता और सुषमा एक के बाद एक और 2 बच्चों की माएँ बन गईं। खुद उसकी शादी का 4था साल चल रहा है। बच्चे नहीं हुए तो सिर्फ इसी वजह से कि उसने और अनी ने फिलहाल चाहे नहीं। शादी की पहली रात को ही उन्होंने तय कर डाला कि जब तक वह अपनी थीसिस पूरी कर दाखिल नहीं कर देता और किसी डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक नहीं बन जाता, वे संतान के विषय में कतई नहीं सोचेंगे। भूले भटके कहीं कुछ गड़बड़ हो ही गई तो सफाई करवा लेंगे। आगे नहीं हुए तो अनी ने संशय प्रकट किया, अनाथालय से गोद ले लेंगे। तब अनी केवल मैट्रिक पास थी और वह उसे आगे पढ़ाने का इच्छुक था। शादी के बाद उसने फर्स्ट ईयर की परीक्षा में अनी को प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में बिठाया। पढ़ने में भी उसकी भरसक सहायता की। नतीजतन सारी घरेलू अड़चनों और बंधनों के बावजूद वह पास हो गई। फिर तो वह उत्साह से भर गई और स्वयं परिश्रम करने पर उतर आई। कस्बाई सपनों के दायरे में महासागर का विस्तार जड़ें जमाने लगा। इंटर भी हो गया, अब बीए की तैयारी हो रही है। एक अम्मा है, ना कुछ सोचना चाहती हैं न समझना, दकियानूस, बच्चा पैदा करने की मशीन। दूसरों की भावनाओं की कद्र करना उन्हें आता ही नहीं। ऊपर से फूहड़ ठिठोलियों में रस लेती और आनंदित होती उनके भीतर की बेलिहाज बेशर्म स्त्री। सामने जवान बेटा खटिया पर बैठा हो तब भी संकोच न करना। कोई लिहाज करती तो नाउन काकी को झिड़क न देती, आजी को इशारा न कर देती। वे आंगन में दुबके सर्दियों के दिन थे, मांसपिंड के रूप में आकार लेती शन्नों के दिन। गुनगुना घाम था। खटिया पर आराम से वह शोध से संबंधित संदर्भ पुस्तक पढ़ने में लीन घाम सेंक रहा था कि सहसा नाउन काकी की पारखी चुहल से उनकी तन्मयता भंग हुई। आई दुल्हन, तुमहू का कुछ है का? नाउन काकी ने बड़े फूहड़ तरीके से अनी के पेट पर हाथ फिराते हुए सप्रश्न उसे देखा। प्रत्युत्तर में शर्म से दोहरी होती हुई अनी बगैर जवाब दिए ही भीतर भाग ली। इस अशालीन चुहलबाजी के चलते उसके कान तप गए। नज़रों को जबरदस्ती किताब में अटकाए रखना मुश्किल महसूस हुआ, परंतु एकाएक उठ भी नहीं पाया। घाम सेकना बड़ा भला लग रहा था। तभी नाउन काकी का दूसरा जुमला उसे चौंकाता पहाड़ से नीचे ढकेल गया। बधाई हो जिया, सास बहुरिया का जापा 21 सौर में निपट जाई। फिर उसकी ओर कटाक्ष कर हंसी। हम तो तुमसे नेग में नायलोन के 2 साड़ी लेबे, एक छोटू की मेहरिया के, एक महतारी के। आंटी कसे रहो? छिनार, देबे देबे, काहे न देबे नेग न्योछावर। हम जिंदा बैठी हैं, यही देहरी की पुरखिन। आजी की पोपली हिनहिनाती आवाज़ से उत्साह छलछलाया। पोता परपोता साथ होई तो तोही का बनारसी पहिरबे। एक बात बता भिकुआ के महतारी, छोटू की बहुरिया के सच्ची कुछ है का? जवाब अम्मा ने दिया। पटरे पर बैठी वे कद्दूकस पर घिया कस रही थी। मोरी नाउन काकी की बातें जिया, कुछ नहीं है वही के। फिर आंखें मिचकाकर हंसने लगी। झूठी फुरी लगावा करत है। चलो झूठी फुरी ही सही, तुम अपनी कहो, तुहार कौन महीना है दुल्हन? नाउन काकी ने अम्मा से सच्चाई उगलवानी चाहिए। तीसरा जवाब आजी ने दिया।
छोटू के पीठ भागमान है। फिर खूखू खूखू करके खांसने लगी। खांसी हल्की हुई तो उत्साह से भरी बोली, भिकुआ की महतारी उतरत बैसाख तक जचकी होई क्या दुल्हन। बैठना दूभर हो उठा। अम्मा ने चूल्हे में उसके लिए चाय चढ़ा रखी थी। सुबह आंगन में घाम सेकना और लगातार 4-5 कप चाय पीना ही छुट्टी की सुबह का उसका प्रिय शगल होता, साथ पढ़ाई भी। उसे उठ के जाता देख अम्मा ने पीछे से आवाज़ लगाई। जवाब उसने नाउन काकी को दिया, चाय ऊपर भिजवा दो काकी। एकाएक लगा कि अम्मा किसी फूले पेट वाली सुवरिया की काया में प्रवेश हो गई हैं और सुवरिया अपनी थुलथुल देह हिलाती मैले की ढेरियों की ओर बढ़ रही है। घिना कर किताब उसने पलंग पर औंधा परे रख दी। पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ भी नहीं सकता। बस पैरों पर रजाई डाले लेटे लेटे छत की धनिया घूरता हुआ सोचता रहा कि आखिर इस अधेड़ उम्र में अम्मा को यह क्या सूझी। बूढ़ा बुढ़ाऊ शर्म हया घोट कर पी गए। उसी रात उसने अन्नी से कहा, एक काम करो, तुम अम्मा को समझाती क्यों नहीं। क्या समझाऊं? यही कि वह कह नहीं पा रहा था। इस संदर्भ में किसी भी तरह की बातचीत उसे असमंजस में डाल रही थी। तुम तो उठ के भाग आई। आज ही बता रही थी कि अम्मा को तीसरा महीना चल रहा है। उसने अपने तात्पर्य की भूमिका बांधी। सबके सामने बात जाएगी तो लोग बाग क्या सोचेंगे कि उधर बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, इधर अधेड़ माँ बिया रही है। छी, उचित यही होगा कि अम्मा फौरन सफाई करवा लें। बस एक दिन का तो काम है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं दे दूंगा। तकलीफ कुछ होती नहीं, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। वह सारी बातें, सारी घुमड़न एक ही सांस में कह गया। स्वयं पर अचंभा भी हुआ कि यही सब कहने की खातिर वह पूरे दिन मानसिक तनाव झेलता, छटपटाता, अन्नी से कहने की हिम्मत संजोता रहा था। भला मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? अन्नी ने संकोच से भरकर कहा, अपनी महतारी को जानते नहीं? तुम्हारी हिचक सही है, मगर उनसे कहना भी तो जरूरी है। अन्नी ने एक सुझाव दिया, जो झिझक तुम्हारे आड़े आ रही है वही मुझे भी पस्त कर रही है। देखो, बड़ी जिज्जी घर आई हुई हैं, जिज्जी से उनकी पटरी बैठती है। तुम उनसे ही आग्रह क्यों नहीं करते कि वे अम्मा को इस बाबत समझाएं? वही इस घर में अम्मा से कुछ कहने की हिम्मत कर सकती हैं। उसे अन्नी का सुझाव दुरुस्त लगा। सीढ़ियों पर ही था कि उत्तेजित अन्नी ने उससे फौरन कमरे में पहुंचने का इशारा किया। उसके कमरे में दाखिल होते ही किवाड़ भिड़ाकर उसने एक सांस में सारी घटना ज्यों की त्यों बयान की। गनीमत समझो कि तुम सामने नहीं पड़े, वरना अम्मा ने रो चीख कर घर सिर पर उठा लिया था। अरे वही दहजार की हिम्मत कैसे परी रे। बेटवा बेटार तो सब भगवान का प्रसाद होते हैं, नहीं तो मनई तरस ही जात है। देवी देवता मनावत है, कथा भागवत सुनत है, टोना टोटका करावत है, तउनों पे औलाद नहीं नसीब होत। फिर अबे तो जिया बैठी हैं छाँव धरे हमरे ऊपर, हमरे तीज त्योहार करे वाली, नेग न्यौछावर लुटावे वाली पैदा कर रही हैं तो का इन लठ लुमड़न के भरोसे। बड़ी जिज्जी की जो दुर्गति की अम्मा ने, तौबा। भयभीत अन्नी ने आंखें निकालकर कानों को हाथ लगाया। अभी तक अम्मा अपनी कोठरी पर कुंडी चढ़ाए भूखी प्यासी भीतर बंद हैं। हमारे लिए एक चेतावनी है कि उससे कह दो कि जो तो उसे इस घर में सीधे सीधे रहना है तो रहे, नहीं तो अपनी माई अन्नी को लेकर कहीं अलग ठौर ठिकाना कर ले। भाड़ में जाएं, क्षुब्ध हो वह भुन्नाया, और 2-4 पिल्ले पैदा कर लें मेरी बला से। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अम्मा की अलग हो जाने की धमकी पर उसे याद आया कि शुरुआत में अन्नी को इस घर में तमाम असुविधाएं महसूस हुई थीं। नहान घर पर किवाड़ नहीं थे। टट्टी के लिए रोज तड़के उसे लोटा लेकर खेतों में जाना पड़ता था। लौटकर बिसूरती लड़ती कि यूं खुले में सरेआम नहाना कब तक संभव है, नहीं हो सकता। निरुपाय दरवाजे की आड़ बनाने के लिए वह एक भारी भरकम खटिया खड़ी कर खुले हिस्से को ढक देती और उस पर चादर या धोती पसार देती ताकि निसंकोच होकर नहा सके।
उसकी इस हरकत पर सभी मखौल उड़ाते, टीका टिप्पणी करते कि पर्दे पड़े हुए हैं नहान घर पर, इलाहाबाद वाली बेगम साहिबा नहा रही हैं। एक आध बार उसकी परेशानियों में खुद को रखकर सोचा तो वे उसे वाजिब भी लगी। यह भी लगा कि पति होने के नाते अनी की तकलीफ़ें नज़रअंदाज करना गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी, मगर सभी तो उन्हीं परिस्थितियों में रहकर गुजर रहे हैं। इस तर्क ने उसे सदैव संयत रखा। यूँ तो वह भगवंत नगर में अपने कॉलेज के आसपास 1 या 2 कमरे का अच्छा मकान कभी भी ले सकता है और आने जाने की लंबी भागा दौड़ी से भी बच सकता है, मगर इन कारणों और सुविधाओं के चलते अम्मा से अलग होने की कल्पना भी उसे असह्य प्रतीत होती। यही सोचता कि जब तक कोई अन्य बाध्यता उत्पन्न नहीं होती वह अम्मा के पास रह ले। विश्वविद्यालय में पहुंचने की जद्दोजहद तो जारी ही है, वहां नियुक्ति होते ही बाहर रहना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तब ये तकलीफ़ें खुद ही खुद खत्म हो जाएंगी। बाद में कोई अशिष्ट कदम न उठाकर उसने इतना ही किया कि घर के माहौल से कन्नी काट स्वयं को अटारी वाले कमरे तक सीमित कर लिया। शन्नो पैदा हुई, उसे पता भर चला। अम्मा अस्वस्थ हुई। भरतीपुर के डॉक्टर सिंह उन्हें देखने आए। अम्मा ठीक हो चली। वह शोध के सिलसिले को लेकर अधिक व्यस्त बना रहा। अनी सन्नो को कभी कभार कमरे में साधिकार ले आती, बावजूद उसकी अनिच्छा के, मगर क्लेश से बचने के लिए वह उदासीनता ओढ़े रहता। वैसे भी जब वह पढ़ रहा होता या लिखने लिखाने में व्यस्त होता, अनी शन्नो को कदापि ऊपर न लाती। दरअसल वह अनी को शन्नो से कुछ अधिक ही जुड़ता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन इस वात्सल्य गठबंधन के निरंतर सुदृढ़ हो जाने के पीछे वह अपनी व्यस्तता को ही कारण मानता। ऐसा मानने से ही उसे तसल्ली मिलती। हालांकि कई दफ़े वह अपने आप से तर्क वितर्क करता कि आखिर वह अपनी कुड़न शन्नो पर क्यों निकालता है। उस मासूम का भला क्या दोष, मगर पता नहीं क्यों वह अब तक उस अनिश्चित स्थिति से उबर नहीं पाया है। शन्नो को देखते ही उसके दिमाग की नसें तमतमाने लगती। उसे लगता कि उसका पूरा घर अनपढ़ गंवारों, उजड्डों, कमीनों और अविवेकियों का अड्डा है, जिसमें उसके जैसे शिक्षित का कोई स्थान नहीं। याद हो आई सहकर्मी शर्मा की सन्नो के जन्म पर दी गई बधाई। कोशिश करके भी वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। शर्मा का फूहड़ मजाक उसे भीतर तक छलनी कर गया। यार, मान गए तेरे दद्दा को, हमें तो इस उम्र में जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी। तुम छिछोरे, उसने आवेश में कांपते हुए शर्मा का कॉलर दबोच लिया था। दांत किटकिटाकर अभद्र हो आया। पूछ देख, तेरे अम्मा पापा कोई जड़ी बूटी लेते हैं कि नहीं। क्षणोपरांत जाकर उसे आभास हुआ विवेक से उसका नाता टूट रहा। वह अंदरूनी तौर पर बीमार है और ऊपरी तौर पर ठहरा संयत। दोनों ही स्थितियां असहज और खतरनाक हैं। यह सही है कि निजी तौर पर वह बड़ा अनुशासनबद्ध दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद में उलझा सोचता रहता है कि आखिर घर में और लोग भी तो हैं। उन्हें इस घटना ने किसी भी रूप में क्यों नहीं कचोटा? क्यों वे इस प्रकरण को लेकर अटपटा महसूस नहीं करते? अब तो वह घर में अपने आप को इतना गैर और अनुपयुक्त अनुभव करने लगा है कि कभी कभी उसे लगता है कि वह वहाँ क्यों बना हुआ है। शायद अब भी वह क्षोभ और असहमति के बावजूद अम्मा से कट नहीं पाया। भले ही वह अरसे से अम्मा से नहीं बोलता चालता, मगर अनी से वह उनके विषय में जरूर पूछता पाछता रहता है। सीधे सीधे वह भी नहीं, घुमा फिराकर। पहले वह आजी की तबीयत के बारे में पूछता है, फिर दद्दा की, फिर बड़े भैया की, फिर गुड्डी, किन्नी, हरीश, काकी, भाभी की। इन्हीं रिश्तों को फलांगते हुए वह आहिस्ता से अम्मा पर आ जाता। अब भी कॉलेज से लौटकर वह सीधा ऊपर जाने लगता तो यह ख्याल उसे उदास कर देता कि पहले वह आंगन में नीचे ठहरता था, अम्मा से सिर्फ उन्हीं के हाथों की चाय पीता था। अम्मा किसी और काम में उलझी होती और किसी बहू या लड़की को आदेश दे देती कि चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दे, तो वह बिगड़ उठता।
जोर शोर से ऐलान कर देता कि वह उस चाय को कतई हाथ नहीं लगाएगा। अक्सर अनी उसके अम्मास पने का उपहास उड़ाती, खिंचाई करती कि अब तक वह बछड़े सा अपनी अम्मा के थन में मुंह मारने को ललकता रहता है। बरसों हो गए झोल वाली उनकी खटिया में उनसे सटकर लेटे, उनके थुलथुल पेट में मुंह से बुड़बुड़ किए, चौके में खाना खाए, उनसे पैसे मांगे। कैसे झटक देती वह, जा जाकर अपनी मेहरिया से लेना, कारू का खजाना गड़ा है का हमरे लगे। दिल का कितना मजबूत हो गया है वह, मजबूत या ढीठ ही शायद। आज नहान घर के भीतर अम्मा हाल बेहाल जिस तरह उकला रही थीं, पिछले दिन होते तो वह चिंतित सा लपक पड़ता, दौड़कर उनके कंधे पकड़ लेता, पानी से लोटा भर कुल्ला करवाता, मुंह पोंछता और माथे से सरक गया उनका पल्लू खींच देता। गोद में उठा खटिया पर लिटा, अपने कमरे से टेबल फैन नीचे मंगवा ठीक उनके सामने रखवा देता। प्यास महसूस हुई, उठा, सुराही के मुंह से गिलास में पानी उड़ेलने लगा। पानी की कुलकुल से अनी की नींद उचटी तो वह उठ बैठी। कब आए? खुले हुए बालों को हाथों से मरोड़कर जूड़े में बांधते हुए उसने पूछा। घंटा भर हो गया, जगाया क्यों नहीं? पलंग से नीचे उतरकर साड़ी की प्लीट्स ठीक करती हुई वह बुदबुदाई। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ऐसी बेहोशी की नींद आती है। क्या लोगे? चाय पिलवाओ तो तुम्हें एक बढ़िया समाचार दूं। पहले ही बता दो, वह ठुनकी। बैठकर बात करते हैं, चाय ले आओ। अनी सिर पर पल्ला लेती हुई नीचे उतर गई। दिमाग में अम्मा वाला प्रसंग कौंधा। अनी से पूछ शंका निवारण कर ले कि कहीं सचमुच शन्न वाली स्थिति की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही। फिर लगा पूछ कर क्या होगा, जो होना होगा उसे वह बदल नहीं सकता। पहले ही कौन बदल पाया। आज मूड कुछ हल्का है, प्रसन्न भी। हालांकि सुबह अनी ने जिस गड़बड़ का संकेत दिया था उसे लेकर वह दोपहर तक चिंतित रहा। फिर इस निश्चय पर पहुंचा कि गड़बड़ अगर हो ही गई है तो सफाई आदि के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यह निर्णय सहजता से शायद इसी कारण ले पाया कि डॉक्टर मजूमदार का पत्र उसे दोपहर से पहले ही कॉलेज में मिल गया था। पत्र में उन्होंने सूचित किया है कि अगले सत्र में डीएवी कॉलेज में उसकी नियुक्ति निश्चित है। हालांकि यह उनका पिछले 2 वर्षों से दिया जा रहा आश्वासन है, मगर अब की उन्होंने निर्णयात्मक सूचना दी है। शोध भी उसने उन्हीं के निर्देश में पूरी की है। नेट परीक्षा में भी पास हो चुका है। अगले हफ्ते उन्होंने उसे कानपुर बुलाया है, साक्षात्कार की औपचारिकताओं की खाना पूर्ति हेतु। इस महीने के अंत तक वह अपनी थीसिस भी दाखिल कर देगा। टंकड़ का काम लगभग पूरा हो चला है। डॉक्टर साहब ने उसकी मेहनत के लिए उसे बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मन ही मन सोचता रहा है, यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है। अब मौका स्वतः ही हाथ लग गया। कानपुर में मित्र सतीश से कह भी आएगा कि अपने आसपास 2-3 कमरों का एक अच्छा सा मकान निगाह में रखे। मित्र की पत्नी का साथ मिलेगा तो अनी को अकेलापन नहीं लगेगा। अनी सुनकर खुशी से चौंकेगी। इस सोच ने उसे रोमांचित किया। एक तो वह सोया ही बड़ी देर में था, मुंह अंधेरे ही रोने पीटने के अचानक उठे शोर ने उसे चौंका दिया। कुछ पलों बाद घबराई अनी ने उसे झचकोरा। उठो उठो आज ही। वह समझ गया। अरसे से बीमार और खटिया पर ही टट्टी पेशाब करने वाली देह की दुर्गत से छींचती आजी को आखिर मुक्ति मिल ही गई। अनी रूंधे स्वर में अपनी बर्फ हुई हथेलियों को उसके दोनों गालों से छुआती हुई बदहवास सी बोली, मैंने कभी किसी मरे हुए को नहीं देखा। डर लग रहा है मुझे। डर कैसा? बस देह से प्राण ही तो निकलते हैं। फिर भी घबराओ नहीं, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सीढ़ियों पर अभी अंधेरा है। अरे कमाल है, इतना डरने की क्या ज़रूरत है? फिर उसकी अस्थिरता और मौके की नज़ाकत का ख्याल कर वह उठ बैठा। चलो, मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहता हूँ, तुम नीचे उतर जाओ। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हो गया। तभी अनी नीचे उतरने को तैयार हुई।
आधी सीढ़ियाँ उतरते उतरते अनी पलटी। ऊपर ही मत बैठे रहना, सारा घर जुट गया है, फौरन नीचे आ जाओ। जवाब दिए बगैर वह कमरे में लौट आया। आजी को देखकर वह अक्सर उनके कष्ट का अनुमान लगा सोचता कि इस घिसट घिसट के जीने से तो बेहतर है कि वह जितनी जल्दी हो कूच कर जाए। हालांकि डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रखना ज़्यादा उचित होगा। अम्मा उन्हें अस्पताल में रखने के विरुद्ध थीं। अम्मा को लग रहा था कि एक तो आजी लगातार अस्पताल में रह नहीं पाएंगी और उनके बगैर उनकी उचित देखभाल संभव नहीं। आजी की बदतर हालत के बावजूद बिना पस्त हुए और बिना घिनाए अम्मा दिन भर उनका गोमूत्र उठाती रहती, उनकी खैरियत के गंडे ताबीज बंधवाती रहती। आजी उनकी अभिलाषाओं का कहाँ कोई अंत था। छोटी का ब्याह देख लें तो मरें, उसकी शादी इसीलिए जल्दी हो गई। नन्हे और मझले भैया को बेटा हो जाए तो मरें। सावित्री को बड़ी मानता के बाद इकलौता पोता हुआ है, उसका मुंडन अपने महादेवन के चौरे पर करवा लें तो मरें। धुन्नू का जापा देख लें तो मरें। अनी की गोद अभी छूछी है, कुछ हो जाए तो मरें। अब तो उन्हें शन्नो के ब्याह की दुश्चिंता भी घेरने लगी थी। उसका ब्याह अपने सामने कर लेती तो मरती। उनकी दुलारी बहू अम्मा पेट से हैं, एक और पोते का मुंह देख लेती तो मरती। पीढ़ी दर पीढ़ी आसीसने के लिए वे हर बार मरना स्थगित करती रहती। कैसी सघन जिजीविषा। उसे आजी का वह आक्रोश स्मरण हो आया जब शन्नो के समय सफाई की बात उसने बड़ी जिज्जी से कहलवाई थी। वे क्रुद्ध शेरनी सी बिफरी थी। कौनो चोरी छिनारा के आए जो दुल्हन पेट गिरवाए लें। रोने पीटने के सम्मिलित स्वर कुछ अधिक ऊंचे हो उठे। अनी की हिदायत उसे याद हो आई, उसे नीचे होना चाहिए। वह फुर्ती से बदन पर कुर्ता डालकर नीचे उतर आया। आंगन में जमघट किसी मजमेबाज के इर्द गिर्द जुड़ी भीड़ सा घेरा डाले हुए था। अंदाजा हो गया आजी को बीच में लिटा रखा होगा। उसे देख लोगों ने हटकर रास्ता दिया। सांत्वना के कतिपय बोल उसे लक्ष्य कर संबोधित हुए। गठरी सी ढकी आजी, उनके पांवों के करीब अम्मा बैठी दिखीं। उनका पछाड़े खाता रुदन उसे विचलित कर गया। औरतों ने उन्हें संभाल रखा था। उस पर निगाह पड़ते ही अम्मा रस्सा तुड़ाए गाय सी अर्राकर बेतहाशा लिपट गईं। पहली बार भीड़ में अम्मा का नंगा चेहरा देखा। हमेशा ठुड्डी तक खिंचे रहने वाले पल्ले में जब वे बहुओं के बीच आ बैठती तो लोग भरमा जाते कि सास कौन सी है और बहुएं कौन सी। उसके सीने से लिपटी अम्मा दहाड़े मारकर रो रही थी। उसे महसूस हुआ कि अचानक उसके भीतर एक दबा ढका सोता आवेग सा फूट पड़ा और गालों पर धाराधार बहता अम्मा के खिचड़ी बालों को भिगोने लगा। अम्मा हिचकियों में बोले जा रही थी, टूटे टूटे वाक्यों में। जिया नहीं रही रे छोटू, छाड़ी गई हमका, अब हमका दुल्हन कही के को पुकारी रे। दैया को हमार तीज त्योहार करी रे, हमरे बरे नेग न्यौछावर धरी रे। आज हम बुढ़ा गईन रे छोटू, बुढ़ा गईन बिटवा। जब तक जिया छा धरे बैठी नहीं, हमका यह लागत रहे कि हम बहुरिया हन। भले हमरे जवान जहील बहू नाती पनाती हैं दैया। सच ही तो कह रही हैं अम्मा। वह सोचने लगा, जब तक किसी बड़े का साया सिर पर होता है आदमी छोटा ही बना रहता है। जिस दिन वह साया नहीं रहता उसकी उम्र प्रौढ़ हो जाती है। 42 साल की दुल्हन आज अम्मा रह गई हैं, काकी दादी नानी जेठानी सास मात्र। वह कभी उनके इस एहसास को लेश मात्र भी महसूस नहीं कर पाया। घर में 13वीं के बाद का अतिरिक्त सन्नाटा था। उसने अम्मा को गहरी खोजती दृष्टि से ढूंढा। अम्मा कहीं नहीं दिखाई दी। नियुक्ति पत्र की खुशी सबसे पहले वह उनसे बांटना चाह रहा था और शायद वर्षों परांत वह कॉलेज से लौटकर सीधा अपने कमरे में न जाकर आंगन में आकर खड़ा हुआ था। ऊपर पहुंचा तो छूटते ही अम्मा के विषय में पूछे बिना न रह सका। अम्मा नहीं है घर पर? शन्नो की बित्ते भर की चुटिया पर रिबन का कुंदा बनाती हुई अनी बोली।
अम्मा तो कानपुर चली गई हैं दोपहर वाली बस से। कानपुर क्यों? एकाएक सूचना चौंकाने वाली थी। अम्मा कहीं निकलती जो नहीं। अनी ने शन्नो को जा नीचे खेला कि हिदायत देकर बाहर भेज दिया। उसके जूते खोलते न खोलते हुए अनी ने बताया, और जो बताया वह उसे स्तब्ध करने के लिए काफ़ी था। अम्मा पुष्पा जिज्जी के घर गई हुई हैं। 3रा महीना चल रहा है। कह रही थी कि वहाँ किसी नर्सिंग होम में जाकर सफाई करवा लेंगी। यह भी कह रही थी कि उस समय छोटू की सलाह उन्हें इसलिए नागवार गुजरी थी कि तब वे जिया के रहते कभी अपने को बुढ़ा गया महसूस ही नहीं करती थीं। अब जवान जहील बच्चों के सामने डुमका फुलाए घूमना बड़ा भद्दा लगेगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।